हेलो दोस्तों, आगरे तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीली 2024 के लिए टेस्ट पेपर। और ये जो टेस्ट है ये चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट है दोस्तों, और ये हुआ था 12 फरवरी 2024 को। 12 फरवरी 2024 को ये टेस्ट हुआ था। और ये चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट 3 है दोस्तों, ये टेस्ट 3 है जिसे हम देखने वाले हैं, और ये मध्य प्रदेश हिस्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 100 के 100 क्वेश्चन एमपी हिस्ट्री से संबंधित हैं। और बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप टेस्ट दीजिएगा, डेफिनेटली ये टेस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया होगा, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिलेगी। और ये पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ के साथ ये पूरा टेस्ट पेपर है, उसके साथ इसका सॉल्यूशन भी है। और इसके अलावा भी दोस्तों मेरे चैनल पे एमपीपीएससी का टेस्ट पेपर अवेलेबल है, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का और चेतन मीणा का भी टेस्ट अवेलेबल है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है प्लीज़ वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय है ये छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। तो ये छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है, और ये ऐसा आदिवासी गांव यहाँ पे बसाया गया है जहाँ 7 जनजातियों की संस्कृति जो है वो झलकती है। और इसके जो जनजाति संग्रहालय है इसी को आदिवर्त नाम दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, खजुराहो में है। और ये मध्य प्रदेश का तीसरा जनजाति संग्रहालय, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का जो है तीसरा जनजाति संग्रहालय है। पहला कहाँ पे है तो देखिए ध्यान रखिएगा, पहला भोपाल में है, और दूसरा कहाँ पे है तो दूसरा जो है वो उज्जैन में है। तो भोपाल और उज्जैन में भी जनजाति संग्रहालय है। इसके अलावा जो छतरपुर का खजुराहो है वहाँ पे आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिडोली प्रथा प्रचलित है। सिडोली प्रथा प्रचलित है, सिडोली प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए, सिडोली जो प्रथा है ना, ये एक मृतक संस्कार प्रथा है, और ये पौष माह में मनाई जाती है, क्योंकि जो पौष माह है वो कोरकू जनजाति के लिए अशुभ माह होता है, उसको ये सही नहीं समझते हैं। तो ये इनकी एक मृतक संस्कार प्रथा है, और ये प्रथा जो है ये 3 दिन चलने वाली एक सांस्कृतिक रीति रिवाज पूजा विधि कार्यक्रम इसमें होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस जनजाति ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति जिसने 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाया था? तो वो था भील जनजाति। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, भील जनजाति ने निभाया था। भील जनजाति के फेमस हैं टांटिया भील, इनको रॉबिन हुड कहा जाता है। तो टांटिया भील जो है ये भील जनजाति से संबंधित है, और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। किस बघेल शासक के काल में बघेल राज्य रीवा राज्य के नाम से जाना जाने लगा? तो जो बघेल राज्य है उसको रीवा राज्य के नाम से जाने लगा कौन से बघेल शासक के समय में? देखिए, वो विक्रमजीत के समय में जाना जाने लगा। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा, विक्रमजीत। ध्यान रखिएगा, इनके समय में जो है ये जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, उसके बाद से विक्रमजीत जो है पुनः शासक बनते हैं, और ये जो अपनी राजधानी बनाते हैं वो रीवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस होलकर शासक के समय हुआ था? देखिए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये किस होलकर शासक के समय में हुआ था? कांसीराव, तुकोजी राव प्रथम, मल्हार राव सेकेंड, तुकोजी राव द्वितीय। तो देखिए, ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, पहली चीज ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये 1775 से लेकर के 1782 के बीच में होता है, और ये सूरत की संधि से, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये सूरत की संधि से जो है ये प्रारंभ होता है, और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो होता है सालबाई की संधि से। तो ध्यान रखिएगा ये सालबाई की जो संधि होती है, तो सालबाई की संधि से ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है इसकी समाप्ति होती है। और इसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग्स है वो इस समय गवर्नर जनरल था। इसमें जो होलकर शासक था वो था तुकोजी राव प्रथम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, तुकोजी राव प्रथम जो है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय होलकर शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रांत की कितनी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ था? तो मध्य प्रांत की कितनी रियासतें हैं जिनका भारतीय संघ में विलय किया गया था? तो वो 25 रियासतों का किया गया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 25 रियासतें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मजलिस ए शूरा का गठन किया गया था। देखिए, मजलिस ए शूरा का जो गठन किया था वो सिकंदर बेगम ने किया था। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, सिकंदर बेगम जो है ये भोपाल की, ये ध्यान रखिएगा, ये भोपाल की
सेकंड महिला शासिका थी। पहली कौन थी? तो पहली जो थी इनकी माँ कुदसिया बेगम वो थी, और इन्हीं के समय जो है मजलिस ए शूरा का निर्माण कराया गया था। मजलिस ए शूरा जो इसका गठन किया गया था वो 1847 में, और ये संसद जो था ये रईसों और बुद्धिजीवियों से मिलकर बनी हुई थी, जिसका उद्देश्य जो था वो कानूनों को पारित कराना और जो भी सुधार करने हैं उसके लिए सलाह देना इस मजलिस ए शूरा का उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के सीहोर विद्रोह का संबंध है। देखिए जो सीहोर विद्रोह का संबंध है ये भोपाल रियासत से, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। देखिए जो भोपाल रियासत है यहाँ से सीहोर विद्रोह का संबंध है, और सीहोर विद्रोह को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना जाता है, क्योंकि उस समय जो जनरल ह्यूरोज था उसके आदेश पर 1858 में 356 जो क्रांतिकारी थे उनको जेल से निकाल करके, और जो सिवनी नदी है तो सिवनी नदी के किनारे उनको खड़ा करके एक साथ गोलियों से भून दिया जाता है। इसलिए सीहोर विद्रोह को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, लोहानी गुफा स्थित है। लोहानी गुफा कहाँ पे स्थित है? देखिए जो लोहानी गुफा स्थित है वो धार जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, धार जिले में स्थित है, और ये 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और लोहानी जो गुफाएं हैं ये मांडू के निकट स्थित है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो मांडू के आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन, काथा अवस्थित है। काथा कहाँ पे अवस्थित है? देखिए जो काथा है ये काली सिंध नदी के तट पे स्थित है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, काली सिंध नदी के तट पे अवस्थित है। ये जो काली सिंध नदी है दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है वो चंबल की सहायक नदी है ये काली सिंध नदी। और काथा की जो खोज किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, काथा की जो खोज किया था वो वी.एस. वाकाणकर ने किया था। वी.एस. वाकाणकर ने जो है वो काथा का खोज किया था। और काथा जो है ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है वो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है ये, और इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो ये उज्जैन में है, ये ध्यान रखिएगा, ये उज्जैन में है। और जो प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री थे वराहमिहिर और चित्रगुप्त, इनकी जन्मस्थली भी ये काथा, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर के पश्चिमी समूह की विशेषता है। देखिए खजुराहो मंदिर है जो है इसकी पश्चिमी समूह की क्या विशेषता है? तो देखिए दोस्तों पहली चीज तो ये खजुराहो मंदिर का निर्माण, देखिए इनका जो निर्माण हुआ था ये 950 से लेकर के 1050 के बीच में हुआ था, और इनके निर्माण का जो श्रेय जाता है वो चंदेल शासकों को जाता है। चंदेल जो शासक हैं इन्हीं शासकों को जो है खजुराहो मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और जो इसमें पश्चिम समूह है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है कंदरिया महादेव मंदिर है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। यह मूलतः देखिए शिव मंदिर है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था धंगदेव ने, तो ये ध्यान रखिएगा, धंगदेव ने जो इसका निर्माण करवाया था, और ये 999 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस आदिवासी क्रांतिकारी को काला पानी की सजा दी गई थी? तो कौन आदिवासी क्रांतिकारी था जिसको काला पानी की सजा सुनाई गई थी, काला पानी की सजा दिया गया था? तो वो दिया गया था भीमा नायक को। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, भीमा नायक को दिया गया था। देखिए जो भीमा नायक है 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था, और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बड़वानी रियासत था, ये ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बड़वानी रियासत था। और जो भीमा नायक है दोस्तों इनको जो है निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको जो है वो निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो फांसी दी गई थी भीमा नायक को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनको फांसी दिया गया था पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में, इनको जो है वो फांसी दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, खुटिया उपजाति किस जनजाति की विशेषता है? तो खुटिया उपजाति किस जनजाति की विशेषता है? खैरवार, पारथी, अगरिया, कुरकू। देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा अगरिया, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगरिया जनजाति की जो है ये विशेषता है, और अगरिया जो जनजाति ये मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में निवास करती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मड़ई पर्व मनाया जाता है। मड़ई पर्व मनाया जाता है, तो मड़ई पर्व कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो मड़ई पर्व मनाया जाता है ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। देखिए दिसंबर से मार्च के महीने तक ये पर्व मनाया जाता है, तो दिसंबर से लेकर के मार्च के महीने तक जो है ये मड़ई पर्व मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, डाम प्रथा प्रचलित है, तो डाम प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है?
दोस्तों ये भील जनजाति में प्रचलित है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। भील जनजाति में जो है वो डाम प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पे स्थित है? देखिए जो कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र ये खंडवा जिले में स्थित, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए जो विश्व का प्रथम जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो कहाँ पे है, तो भी ध्यान रखिएगा, ये भावरा अलीराजपुर में, भावरा अलीराजपुर में जो है, भावरा अलीराजपुर में विश्व का प्रथम जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सुपातुमा, सुपातुमा पद्धति का संबंध है। देखिए जो सुपातुमा पद्धति है इसका संबंध किससे है? बैगा से, भारिया से, भील से, सहरिया से। तो देखिए इसका जो संबंध है दोस्तों वो है बैगा से। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सुपातुमा पद्धति जो है बैगा से संबंधित है। बैगा के महत्वपूर्ण देवता का क्या नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ये सभी जो है वो बैगा जनजाति के देवता हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, हलमा प्रथा किस जनजाति की विशेषता है? देखिए जो हलमा प्रथा है वो किस जनजाति की विशेषता है? गोंड की है, कोल की है, भील की है या संथाल की है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। ये भील जनजाति की विशेषता है हलमा प्रथा। और भील समाज में क्या है ना कि एक दूसरे की मदद करने की एक परंपरा है, उसी को हलमा प्रथा कहा जाता है। और ये भी करंट में था क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हलमा प्रथा से जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करने में हमें सहायता मिलेगी, इस वजह से ये चर्चा में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, शहद पर्व मनाया जाता है। शहद पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भील के द्वारा, बैगा के द्वारा, कोरकू के द्वारा या बंजारा के द्वारा? तो देखिए जो शहद पर्व मनाया जाता है जिसमें शहद पीने की परंपरा होती है, इसको मनाता है बैगा जनजाति। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए जो कोल जनजाति विकास प्राधिकरण है इसका गठन किया गया था कब? 2010 में, 11 में, 12 में या 13 में? तो देखिए इसका जो गठन किया गया था वो 2011 में किया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 2011 में कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक का नाम है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा है निमाड़ी साहित्य का इतिहास? तो निमाड़ी साहित्य का जो इतिहास है इसके लेखक है श्री राम परिहार। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। श्री राम परिहार जो है वो निमाड़ी साहित्य इतिहास के लेखक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस आदिवासी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी आदिवासी भाषा को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में शामिल किया है? तो यहाँ पे दिया है भीली भाषा, निमाड़ी भाषा, गोंडी भाषा, बघेली भाषा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है वो गोंडी भाषा को शामिल किया गया है प्राथमिक शिक्षा में। तो सही जवाब जो होगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह, सिवनी का जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? देखिए जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू हैं या दुर्गा शंकर मेहता हैं या लाला राम हैं या पूरन शर्मा हैं? देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, इसका सही जवाब दुर्गा शंकर मेहता। देखिए जमीन और जंगल को बचाने के लिए जो है आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था और ये दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था और ये अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुआ था 1938 में। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। 1938 में जो है वो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ तो हुआ था, या ध्यान रखिएगा जिसको दांडी मार्च या दांडी यात्रा भी कहा जाता है, तो ये 12 मार्च, ये ध्यान रखिएगा, ये 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था, जिसमें 78 लोग जो हैं वो गांधी जी के साथ जाते हैं पैदल चल के, साबरमती से अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं ये लोग, और ये समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पे डेट जो है 6 अप्रैल 1930 दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब भी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह संबंधित है 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, बुंदेला विद्रोह का जैतपुर से नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो बुंदेला विद्रोह हुआ था इसका जैतपुर से किसने नेतृत्व किया था? राजा परिषद, दिल्लन शाह, मधुकर शाह या फिर बरवत वली? तो देखिए ये जो बुंदेला विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? पहली चीज इसे ध्यान रखिएगा, ये 1842 में हुआ था और ये ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ हुआ था। और जो सागर और
नर्मदा का जो क्षेत्र है वहां पे ये हुआ था, ये बुंदेला विद्रोह। और वहां से जैतपुर से जो इसका नेतृत्व किए थे वो राजा परीक्षित ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मंदसौर संधि, मंदसौर ट्रीटी का संबंध किससे है, ये कब हुआ था? देखिए जो मंदसौर संधि हुआ था ये अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था मंदसौर की संधि। और ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये 6 जनवरी 1818 में हुआ था, तो इसका सही जवाब है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। वेंकटेश मंदिर अवस्थित है, वेंकटेश मंदिर जो बघेल कालीन मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? उमरिया में, शहडोल में, रीवा में या सतना में? देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सतना में जो है वो वेंकटेश मंदिर वहां पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। किस बघेल शासक, कौन सा बघेल शासक था जिसने शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की जो है वो सहायता किया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा वीर भानु। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, वीर भानु ने किया था। देखिए ये जो वीर भानु है दोस्तों ये शेरशाह और हुमायूं का समकालीन था। और जब चौसा का युद्ध हो रहा था, चौसा का युद्ध जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, इसी समय जो है वीर भानु ने शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की सहायता किया था। और देखिए बघेल शासक, बघेल जो राजवंश है इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना किया था वो महाराजा व्याघ्रदेव ने किया था 1234 में। तो 1234 में जो महाराजा व्याघ्रदेव थे इन्होंने जो है बघेल राजवंश का स्थापना किया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण शासक है रामचंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जो रामचंद्र थे ना ये अकबर के समकालीन थे, ये जो है ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने जो है तानसेन को संरक्षण दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है वो तानसेन को संरक्षण दिया था। और इन्होंने राजधानी परिवर्तन भी किया था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो है वो राजधानी परिवर्तन किया था। और अपनी जो राजधानी थी गरोहा भट्टा वहां से ये स्थानांतरित करके बांधवगढ़ लेकर के गए थे अपनी राजधानी। तो ये इंपॉर्टेंट था रामचंद्र, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। कालियादेह पैलेस का निर्माण कराया है नासिरुद्दीन शाह ने, गियाब शाह ने, महमूद शाह ने, मोहम्मद शाह ने? देखिए इसका जो निर्माण कराया है ये मांडू का जो सुल्तान था नासिरुद्दीन शाह इसने कराया, इसके लिए सही जवाब ए हो जाएगा। दोस्तों ये इसका जो कालियादेह जो पैलेस है ये कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये उज्जैन में है। कौन सी नदी के तट पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शिप्रा नदी के तट पे जो है ये कालियादेह पैलेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। धर्मत का जो युद्ध था वो कहाँ पे लड़ा गया था? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन। धर्मत का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? देखिए जो धर्मत का युद्ध हुआ था, पहली चीज तो ये हम ध्यान में रखते हैं कि कब ये हुआ था, तो ये 15 अप्रैल 1658 में ये युद्ध हुआ था। और ये बेसिकली औरंगजेब के एक उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच ये युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा औरंगजेब का जो है वो दारा सिकोह के साथ युद्ध होता है, जिसमें जो है औरंगजेब जो है वो विजयी होता है। और ये कहाँ पे है, धर्मत जगह जो है वो कहाँ पे है, तो ये उज्जैन में, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है खरबूजा महल स्थित है। खरबूजा महल कहाँ पे स्थित है? ये जो महल है दोस्तों ये खरबूजा के आकार का दिखता है, इसलिए इसको खरबूजा महल कहा जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये धार जिले में बुरहानपुर में स्थित है, इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा, बुरहानपुर में है। दोस्तों जो खरबूजा महल है ना ये जो बिल्किस बेगम थी उनके मकबरे को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो बिल्किस बेगम थी इनके मकबरे को जो है वो खरबूजा महल कहा जाता है। बिल्किस बेगम क्या थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो बिल्किस बेगम थी ये जो शाहजहां का पुत्र था शाहसुजा उसकी पत्नी थी ये बिल्किस बेगम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। किस परमार शासक ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया? देखिए जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण किस परमार शासक ने कराया है? तो इसका जो निर्माण कराया वो राजा भोज ने कराया, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, परमार राजा भोज ने जो है वो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया है। और ये कहाँ पे ये मंदिर, तो ये भी ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर जो है वो अवस्थित है। और ये बेसिकली शिव मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम से ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। किस चंदेल शासक ने चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया है? देखिए जो चित्रगुप्त मंदिर है पहली चीज ये है कहाँ पे, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो मंदिर है दोस्तों ये छतरपुर खजुराहो में स्थित है, ध्यान रखिएगा
ये छतरपुर खजुराहो में ये मंदिर अवस्थित है और ये सूर्य को समर्पित मंदिर है। ये सूर्य को समर्पित मंदिर है और इसका जो निर्माण कराया था वो राजा गणदेव वर्मन ने करवाया था, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, राजा गणदेव वर्मन ने जो है वो चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। किस होलकर शासक के समय 1857 की क्रांति हुई थी? तो देखिए कौन सा होलकर शासक पूछ रहा है, किसके समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो होलकर शासक था वो जयाजी राव थे। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, जयाजी राव के समय में हुआ था। और ये होलकर शासक नहीं, देखिए ये सिंधिया राजवंश से संबंधित थे। ये जो है ये सिंधिया राजवंश से संबंधित है। ये ग्वालियर में इनका शासन था और ये 1843 से लेकर के 1886 तक किए हैं और उस समय ये अंग्रेजों के वफादार बने हुए थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। गाबो किस धातु शिल्प की विशेषता है? गाबो किस धातु शिल्प की विशेषता है? तो देखिए जो गाबो है ये पीतल शिल्प की विशेषता, इसका सही जवाब भी हो जाएगा। पीतल शिल्प के निर्माण में जो मिट्टी का एक पहले प्राथमिक ढांचा बनाया जाता है उसी को जो है वो गाबो कहा जाता है, इसलिए ये पीतल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। छिपा शिल्प कला किस जनजाति में प्रसिद्ध है? देखिए जो छिपा शिल्प कला है इसमें होता क्या है, इसमें विभिन्न छापों को कपड़े पर जो है हाथ से उकेरा जाता है जिसको छिपा शिल्प कला कहा जाता है और ये है भील जनजाति की। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, छिपा शिल्प कला जो है वो भील जनजाति में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। नौरता लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखिए जो नौरता लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है नौरता लोक नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। देखिए और बुंदेलखंड के और भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे बधाई नृत्य हो गया, राई हो गया, बरेदी नृत्य हो गया, सैरात सरिता नृत्य हो गया, ये सभी जो है बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भरथरी गायन प्रसिद्ध है। देखिए जो भरथरी गायन है ये कहाँ का है प्रसिद्ध है? तो ये मालवा का है, जब इसका ए हो जाएगा, मालवा का भरथरी गायन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। हिंगोला लोकनाट्य की विशेषता है, जो हिंगोला लोकनाट्य है इसकी विशेषता क्या है, कहाँ की ये विशेषता है? देखिए जो हिंगोला लोकनाट्य है ये जो है बघेलखंड का है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, बघेलखंड का जो हिंगोला लोकनाट्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अटारी नृत्य किस जनजाति की विशेषता है? तो जो अटारी नृत्य है ये कौन सी जनजाति की विशेषता है? ये बैगा जनजाति की विशेषता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अटारी नृत्य जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित है। अटारी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ की जो बैगा जनजाति इसके द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है और ये बघेलखंड के जो बैगा लोग हैं उनके द्वारा भी ये किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है, तो लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो लोक नृत्यों का राजा जो है वो कर्मा को कहा जाता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, कर्मा को जो है वो लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है और ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ का नृत्य है। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा और विंध्य की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच जो गांव है वहां पे ये नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। किस विदेश यात्री ने खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? तो कौन सा विदेश यात्री जिसने खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? तो खजुराहो मंदिर जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था इसका जो उल्लेख मिलता है ये इब्न बतूता करता है, इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, इब्न बतूता इसका उल्लेख करता है। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आता है भारत में और ये कहाँ का था तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मोरक्को का ये रहने वाला था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कृष्णन महाकाव्य किसकी रचना है? देखिए जो कृष्णन महाकाव्य है ये किसकी रचना है? तो ये पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। कृष्णन महाकाव्य जो है वो द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है और ये जो है एक श्रेष्ठ कवि और पत्रकार थे। 1942 में ये जेल में रहते हुए उन्होंने जो है कृष्णन महाकाव्य की रचना किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था में शहादत देने वाले प्रथम व्यक्ति मध्य प्रदेश के कौन थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें शहादत देने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो वो पहले व्यक्ति थे गुलाब सिंह। इसका सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों। गुलाब सिंह जो थे, इन्होंने जो है 16 वर्ष की आयु में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उनको जो है पुलिस ने गोलियां बरसा करके शहीद कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 1926 में, ये जबलपुर में हुआ था। तो गुलाब सिंह जो है वो जबलपुर से संबंधित है। उन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें शहादत देने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे प्रभाकर डंडीराज ने। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, प्रभाकर डंडीराज ने किया था। और जो असहयोग आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा, ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। ये महात्मा गांधी ने इसको प्रारंभ किया था। और जो चौरी चौरा की घटना होती है 4 फरवरी 1920 में, जो चौरी चौरा की घटना होती है, इससे जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये शुरुआत हुआ था सिवनी से। सही जवाब इसका जो दोस्तों डी हो जाएगा, सिवनी। 1916 में जो है मध्य प्रदेश में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रथम महिला शहीद हुई थी वो कौन थी? तो वो थी वीरांगना अवंतीबाई। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, वीरांगना अवंतीबाई थी। और ये मध्य प्रदेश में जो है रामगढ़ की रानी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की रानी थी? तो ये जो है ये रामगढ़ की रानी थी। और ये वर्तमान में जो है डिंडोरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो आदिवासियों का जो रॉबिन हुड कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो वो टांटिया भील को कहा जाता है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, टांटिया भील को जो है आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। टांटिया भील जो है इनका टाइम पीरियड है 1842 से लेकर के 1889 तक। और इनको भारत के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों का भी रॉबिन हुड और भारत का भी रॉबिन हुड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़वा मंगल योजना के नेतृत्वकर्ता थे। बुढ़वा मंगल योजना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा राजा परिषद। सही जवाब ये हो जाएगा। राजा परिषद जो है ये जैतपुर रियासत के प्रसिद्ध राजा थे और इन्होंने जो है बुढ़वा मंगल योजना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए भोपाल की प्रथम महिला शासिका, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन शाहजहां बेगम, सिकंदर जहां, सुल्तान जहां और गौहर बेगम। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। गौहर बेगम जो है वो भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। इन्हीं का ही नाम जो है वो कुदसिया बेगम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं गौहर बेगम ना दे करके कुदसिया बेगम देता है। तो ये जो कुदसिया बेगम थी ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी और इन्होंने जो है वो गौहर महल बनवाया था। तो गौहर महल का निर्माण भी जो है गौहर महल ने करवाया था, जिसे भोपाल में जो है नजरबाग भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। सिंधिया राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पे सिंधिया राजवंश के वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है जयप्पा सिंधिया, महाजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया और राणाजी सिंधिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 20 का सही जवाब, महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया जो है ये सिंधिया राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे और ये जो है राणोजी सिंधिया के 5वें पुत्र थे। देखिए यहाँ पे जो है जयाजीराव सिंधिया भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके समय में जो है वो 1857 की क्रांति हुई थी। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय सिंधिया राजवंश में कौन था? तो जयाजीराव सिंधिया थे। और राणाजी सिंधिया क्या है? तो देखिए राणोजी सिंधिया हैं, इन्होंने सिंधिया राजवंश की नींव डाली थी। इन्होंने राणाजी सिंधिया ने जो है सिंधिया राजवंश की स्थापना किया था 1726 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ओरछा का पुराना नाम क्या था? ओरछा का पुराना नाम क्या था? तो देखिए ओरछा का पुराना नाम गंगापुरी, विष्णुपुरी, यमुनापुरी या ब्रह्मपुरी। तो इसका जो पुराना नाम था वो था गंगापुरी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, गंगापुरी था। ओरछा में देखिए ना, ओरछा जो है बुंदेल वंश का यहाँ पे रियासत थी। ओरछा जो बुंदेल वंश थे तो बुंदेल वंश की रियासत थी ओरछा। और ओरछा कौन से जिले में है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये निवाड़ी जिले में ऐतिहासिक नगर है एक। और इसकी स्थापना किसने किया था ओरछा की? तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने किया था। तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने जो है वो ओरछा की स्थापना किया था। और ये कौन सी नदी के तट पे है? तो ये बेतवा नदी के तट पे है। ये भी ध्यान रखना है आपको, बेतवा नदी के किनारे जो है वो ओरछा स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। बाजना मठ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए बाजना मठ का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन दास ने, सुमेर शाह ने, संग्राम शाह ने, निजाम शाह ने।
तो इसकी स्थापना जो करवाया था बाजना मठ की, वो संग्राम शाह ने करवाया था। सही जवाब सी हो जाएगा। बाजना मठ कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जबलपुर में है, जबलपुर में है। और संग्राम शाह ने जबलपुर में ही जो है वो संग्राम सागर झील का भी निर्माण करवाया था। तो जो संग्राम सागर झील है, इसका भी निर्माण जो है वो संग्राम शाह ने करवाया था जबलपुर में। और संग्राम शाह जो है ये गोंडवाना के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे, और उन्होंने जो है 52 गढ़ और 57 परगनों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए उन्हें 52 गढ़ापति की उपाधि दी गई थी संग्राम शाह को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। सिंगौरगढ़ दुर्ग अवस्थित है। सिंगौरगढ़ दुर्ग कहाँ पे अवस्थित है, तो सागर में है, छतरपुर में, नरसिंहपुर में, दमोह में। तो जो सिंगौरगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे है, ये दमोह में, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, दमोह में है। और ये जो सिंगौरगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण दमोह में किसने करवाया था, तो संग्राम शाह ने करवाया। संग्राम शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन। खेरला किला अवस्थित है। खेरला किला कहाँ पे अवस्थित है, बैतूल में, रामनगर में, मंडला में, हरदा में। देखिए जो खेरला किला है ये अवस्थित है बैतूल में, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। खेरला किला जो है बैतूल में है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा ईल ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, राजा ईल ने जो है वो खेरला किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रप्रसारण स्थल है, तो कैथा स्थल है, या नौदा टोली है, एरड़ है, आवरा, इन चारों में से कौन सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रप्रसारण स्थल है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, नौदा टोली। नौदा टोली जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रप्रसारण स्थल है। इसका खोज किसने किया था नौदा टोली का, तो एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का खोज किया था। और देखिए नौदा टोली जो है ये खरगोन महेश्वर में नर्मदा नदी पर ये स्थल है। तो भी देखिएगा ये खरगोन में और नर्मदा नदी के तट पर जो है नौदा टोली स्थल है। इसका खोज जो एच.डी. संकालिया ने किया था। और देखिए जो पहला ताम्रप्रसारणकालीन स्थल है वो है कायथा। कायथा जो है ये पहला ताम्रप्रसारणकालीन स्थल है। और कायथा जो है कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये उज्जैन में है। कौन सी नदी के तट पर है, तो ये काली सिंध नदी के तट पर है, काली सिंध नदी के तट पर है। और इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है वो विष्णु वाकाडकर ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। सारूमारू अभिलेख कहाँ अवस्थित है। देखिए सारूमारू अभिलेख कहाँ पे स्थित है, सीहोर में, शहडोल में, विदिशा में, रायसेन में। देखिए जो सारूमारू अभिलेख है ये स्थित है सीहोर में, इसका सही जवाब ये हो जाएगा, सीहोर जिले में अवस्थित है। और ये बौद्धकालीन गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। किस स्तूप में अजातशत्रु भगवते वंदते अंकित है। तो कौन सा स्तूप है जहाँ पे अजातशत्रु भगवते वंदते अंकित है, सांची स्तूप में, भरूच स्तूप में, तुमैन स्तूप में, और देवकुठार स्तूप में। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भरहुत स्तूप में। 20 का सही जवाब हो जाएगा। भरहुत स्तूप में जो है वो अजातशत्रु भगवते वंदते अवस्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ पे है, तो भरहुत स्तूप जो है वो सतना में है। और इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है वो 1818 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो भरहुत स्तूप की खोज किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बाघ गुफाएं किस नदी के किनारे हैं। बाघ गुफाएं किस नदी के तट पे हैं। देखिए जो बाघ गुफा है वो बागनी नदी के तट पे, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। और ये कौन से जिले में है बाघ गुफा है, तो भी ध्यान रखिएगा, ये धार जिले में है बाघ गुफा है। इसकी खोज किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज जो है वो डोंगरफील्ड ने किया था। डोंगरफील्ड ने जो है इसकी खोज किया था 1818 में बाघ गुफाओं की। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। किस कथा अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने बेसनगर में निवास किया था। कौन सी कथा कहती है कि जो सम्राट अशोक था वो बेसनगर में निवास किया था, तो कथा है बुद्धघोष की। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। इंडिका में उल्लेखित पिनास नदी का आधुनिक पहचान है। तो जो पिनास नदी का उल्लेख इंडिका में मिलता है उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए इंडिका किसकी बुक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मेगास्थनीज की बुक है। ये जो है ये मेगास्थनीज की बुक है। और इसमें जो पिनास नदी का उल्लेख मिलता है वो तमसा या टोंस नदी के नाम से है। तो सही जवाब इसका जो है बी हो जाएगा। टोंस नदी जो है वो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। अवंती शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो अवंती जो शब्द है इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका देखिए प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन
वेद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, ओलिकर वंश का संबंध है। देखिए ओलिकर वंश से इसका संबंध किससे है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मंदसौर, रीवा, बुरहानपुर, शहडोल। तो जो ओलिकर वंश है इसका संबंध मिलता है मंदसौर से, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ओलिकर वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए ओलिकर वंश का जो संस्थापक था वो जयवर्मन था। जयवर्मन जो है इसका संस्थापक था और इसकी राजधानी क्या थी ओलिकर वंश की, तो इनकी जो राजधानी थी वो दशपुर थी। दशपुर जो है वो इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, राजा भोज का प्रधानमंत्री था। तो राजा भोज का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो राजा भोज जो है ये परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे राजा भोज, और इनका जो प्रधानमंत्री था वो था रोहक। सी इसका सही जवाब होगा, रोहक जो है वो राजा भोज का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, तारीख ए नामा किस वंश से संबंधित है। तो तारीख ए नामा किस वंश से संबंधित है, तोमर वंश, लोधी वंश, ओलिकर वंश, परमार वंश। देखिए जो तारीख ए नामा है ये तोमर वंश से संबंधित पुस्तक है, सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। तोमर जो है दिल्ली के तुगलक वंश के सामंत थे ये लोग, और 1390 के दशक में ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। और ग्वालियर का जो सबसे पहला तोमर शासक था वो वीर सिंह देव था। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्वालियर में थे और ये तुगलक वंश के सामंत थे, और उन्होंने 1390 में जो है अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और तारीख ए नामा जो पुस्तक है वो तोमर वंश से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, अल्प खां मूल नाम था। अल्प खां की शासक का मूल नाम था दिलावर खां का, हौशंग शाह का, महमूद खां का या गयासुद्दीन का। देखिए अल्प खां जो है ये हौशंग शाह का मूल नाम था, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। हौशंग शाह जो है वो मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम डायलमिक राजा था, ये ध्यान रखिएगा। हौशंग शाह ये जो है मालवा क्षेत्र का राजा था और इसी का मूल नाम जो था वो अल्प खां था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। ये स्टेटमेंट किसका है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। तो ये स्टेटमेंट किसका दिया, स्टेटमेंट जो है वो अमीर खुसरो का था, सही जवाब इसका जो है बी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपको दक्षिण विजय करना है तो आप पहले मांडू पे विजय करिए। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण के रास्ते का फहरुआ कहा जाता है। तो दक्षिण के रास्ते का फहरुआ किसे कहा जाता है, असीरगढ़ के किले को, चंदेरी के किले को, मांडू के किले को, सिहोरगढ़ के किले को। देखिए तो असीरगढ़ का जो किला है उसको दक्षिण के रास्ते का फहरुआ कहा जाता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए जो असीरगढ़ किला है ना इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसको जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो ये बुरहानपुर में है। असीरगढ़ का किला कहाँ पे, तो ये बुरहानपुर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, गहोरा की आधुनिक पहचान की गई है। तो गहोरा जो है इसकी आधुनिक पहचान किससे की गई है, उमरिया से, मैहर से, शहडोल से, चित्रकूट से। तो इसकी जो पहचान की गई है चित्रकूट से की गई, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। चित्रकूट जो है सतना जिले में अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यहीं से जो है गहोरा की आधुनिक पहचान की गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, सफ़ी नवाब कहा जाता है। सफ़ी नवाब किसे कहा जाता है, हयात मोहम्मद को, फैज़ मोहम्मद को, नवाब गौस मोहम्मद को, जहांगीर मोहम्मद को। देखिए जो सफ़ी नवाब के नाम से जाने जाते हैं वो फैज़ मोहम्मद जाने जाते हैं, 20 का सही जवाब होगा। ये भोपाल के नवाब थे, तो ये जो है भोपाल के नवाब थे फैज़ मोहम्मद, जिनको जो है सही सफ़ी नवाब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन, भोपाल पुरातत्व इमारत अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम संरक्षित इमारत थी। तो जो भोपाल पुरातत्व अधिनियम पारित हुआ था 1919 का, इसके तहत कौन सी इमारत को सबसे पहले संरक्षित किया गया था, तो सबसे पहले संरक्षित किया गया था सांची। तो सही जवाब जो है इसका ए हो जाएगा, सांची को सबसे पहले संरक्षित किया गया था। सांची कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, तो ध्यान रखिएगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको जो है 1989 में जो इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस छावनी से हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो मध्य प्रदेश में किस छावनी से प्रारंभ हुई थी, सीहोर छावनी, महू छावनी, नीमच छावनी, ग्वालियर छावनी। तो देखिए इसका जो प्रारंभ हुआ था वो नीमच छावनी से हुआ था, 20 का सही जवाब हो जाएगा। नीमच छावनी में जो सर्वप्रथम 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून 1857 को हुआ था। और यहाँ पे जो कर्नल अबार्ट था अंग्रेजों की तरफ से, इसको चुनौती देने के लिए जो वहाँ पे मोहम्मद अली बेग और जो हीरा लाल थे, इन्होंने शस्त्रागार में आग लगा दिया था। इसी से 1857 की क्रांति का वहाँ पे प्रारंभ हो गया था।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन कौन सा हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखिए वो हुआ था, सभी को पता होगा, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। तो 20 का सही जवाब होगा 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये मध्य प्रदेश में एकमात्र अधिवेशन था और ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी जो अध्यक्षता किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन देखिए होता क्या है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस जो है वो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्षता का पद जीत लेते हैं, लेकिन मतभेद होने के कारण ही सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद से जो यहाँ की अध्यक्षता संभालते हैं वो करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है फिर जो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट था वहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 18 जून 1923 को मनाया जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। कर्मवीर रचना किसकी है? तो ये जो कर्मवीर रचना है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कर्मवीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। विंध्य क्षेत्र में कितनी रियासतों का गठन किया गया था? तो विंध्य क्षेत्र में कितनी रियासतों का गठन किया गया था? तो विंध्य क्षेत्र में टोटल 35 रियासतों का गठन किया गया था। सही जवाब जो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कथक नृत्य की उपमा दी जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो कथक नृत्य की उपमा कौन से नृत्य को दी जाती है? सौरा नृत्य को, दिमर याई नृत्य को, जवारा नृत्य को, राई नृत्य को। तो कौन से नृत्य को जो है वो मध्य प्रदेश का कथक नृत्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दिमरियाई नृत्य को। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। ये जो दिमरियाई नृत्य है ना, ये ढीमर जाति के द्वारा वहां पे किया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ढीमर जाति है उसके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है और ये बुंदेलखंड का नृत्य है। ये जो है ये बुंदेलखंड का नृत्य है, ढीमर नृत्य, सॉरी दिमरियाई नृत्य। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य क्या है? तो राई है, सबको पता होगा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। राई जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है और ये भी कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। प्रथम शिशु जन्म पर किस लोक चित्रकला का अंकन होता है? तो कौन सी जो है कला है जिसका अंकन किया जाता है अगर किसी को पहला बच्चा होता है तो उसका संदेश भिजवाने के लिए? तो वो चित्रकला है पगल्या चित्रकला। इसका सही जवाब भी हो जाएगा पगल्या चित्रकला। ये कहाँ की है? तो ये निमाड़ की है। तो वहाँ पे अगर किसी को पहला बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए एक चित्र, लोक चित्र बनाया जाता है, पगल्या चित्र। इसमें कुछ लाल गुलाबी कलर से बनाया जाता है जिसको अपने रिश्तेदारों में भिजवाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 81 क्वेश्चन। केवटी दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? केवटी दुर्ग जो कौन सी नदी के तट पे स्थित है? तो ये महाना नदी के तट पे स्थित है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। महाना नदी के तट पे जो है ये स्थित है और महाना नदी पे ही जो है वो केवटी जलप्रपात भी है। तो भी ध्यान रखिएगा, जो केवटी जलप्रपात है वो भी जो है वो महाना नदी पे ही अवस्थित है। और महाना नदी जो है ये टोंस की सहायक नदी है। तो भी ध्यान रखिएगा, ये टोंस की जो है वो सहायक नदी है महाना नदी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। पवाई रूल्स घटना संबंधित है। तो ये पवाई रूल्स जो घटना है ये किससे संबंधित है? तो देखिए जो पवाई रूल्स घटना संबंधित है ये संबंधित है गुलाब सिंह से। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। गुलाब सिंह से संबंधित है ये घटना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तो जो लाल बाग पैलेस है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। शिवाजीराव होलकर ने जो है लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। लाल बाग पैलेस कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, लाल बाग पैलेस जो है ये इंदौर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किसने कराया था? जीवाजी राव ने, जयाजी राव ने, माधव राव ने, दौलत राव ने। तो देखिए जो जॉर्ज कैसल भवन है इसका जो निर्माण कराया था वो माधव राव ने करवाया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये जो भवन है ये माधव नेशनल पार्क में अवस्थित है ये, और जो माधवराव सिंधिया हैं उन्होंने 1911 में कोठी के रूप में इसका निर्माण जो है प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। गोंडवाना रियासत, गोंडवाना रियासत में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख मिलता है। तो गोंडवाना रियासत में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है? सिंगौरचढ़ में मिलता है, चौरागढ़ में मिलता है, मंडला में मिलता है, रामनगर में मिलता है। जो गोंडवाना रियासत में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख मिलता है वो मिलता है चौरागढ़ में। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चौरागढ़ ये कहाँ पे है? तो ये नरसिंहपुर।
नरसिंहपुर का ही जो नाम है, पुराना नाम वो चौरागढ़, वहाँ पे जो है ये जौहर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर महल की नींव किसने रखी थी? जो जहांगीर महल है इसकी नींव किसने रखा था? तो देखिए जो जहांगीर महल है इसकी जो नींव रखी थी वो वीर सिंह बुधीला ने रखी थी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। जहांगीर महल कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये ओरछा में है। ओरछा में जो है जहांगीर महल है और इसकी नींव किसने रखा था? तो वीर सिंह बुधीला ने रखा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय अशोक की उपमा किसे दी जाती है जिसको शिलादित्य भी कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक की उपमा किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, मिहिर भोज। तो देखिए जो द्वितीय अशोक की उपमा दी जाती है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और हर्षवर्धन को दिया जाता है और इसी ने ही जो है शिलादित्य भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, वेनसांग ने चीचीटो की पहचान की जिसका आधुनिक नाम मिलता है? तो वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ये ध्यान रखिएगा, ये हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री था जो भारत आया था। तो इसने चीचीटो की पहचान किस नाम से किया? इन्हें देखिए इसने जो है चीचीटो जो है वो खजुराहो को कहा। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। खजुराहो को जो है शिल्पकला का तीर्थ भी कहा जाता है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश ने जो है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। तो उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने, जफर खान ने, दिलावर खान ने, होसंग शाह ने। देखिए इसकी स्थापना किया था दिलावर खान ने। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। दिलावर खान ने जो है वो उत्तरी भारत और तत्कालीन जो मालवा सल्तनत थी उसकी स्थापना किया था। और दिल्ली सल्तनत की जब गिरावट हुई उसके दौरान जो है दिलावर खान था, इसने मालवा प्रांत के गवर्नर था उस टाइम पे ये, और इसने जो है 1401 में मालवा सल्तनत की स्थापना किया था दिलावर खान ने। और दिलावर खान की मृत्यु के उपरांत 1406 में जो उसका पुत्र था होसंग शाह उसने मालवा सल्तनत को संभाला था। दिलावर खान का पुत्र था होसंग शाह। जब इसकी मृत्यु हुई 1406 में तो इसकी स्थापना जो है उसको संभाला किसने? होसंग शाह ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत की 16 महाजनपदों में से कितनी महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास में संबंधित है? देखिए जो 16 महाजनपदों की बात किया गया है वो बौद्ध और जैन ग्रंथ में वर्णित है और इसमें से जो 2 महाजनपद थे वो थे मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। ये 2 महाजनपद कौन कौन थे? तो चेंदी और अवंती। ये 2 महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश में थे, जिसमें जो अवंती थी ये बहुत शक्तिशाली जनपद थी और यहाँ का जो राजा था अवंती का वो था चंडप्रद्योत, यहाँ का राजा भी था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश में किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस दल ने जो है वो मध्य प्रदेश के स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं? तो वो चिन्ह मिला है जबलपुर से। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। जबलपुर से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साक्ष्य जो है वो जबलपुर से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो कौन से ग्रंथ से ये पता चलता है? प्राकृत ग्रंथ, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और पाली ग्रंथ। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। पाली ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी थी। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा चेंदी और अवंती 2 ये महत्वपूर्ण महाजनपद थे मध्य प्रदेश में, जिसमें जो है अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और यहाँ का राजा जो था वो चंडप्रद्योत था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, मल भारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो मल भारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था? देखिए पांडवों की तरफ से वत्स ने भी लड़ा था, काशी ने भी लड़ा था, चिदी भी लड़ा था। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश में शासन संचालन का पता चलता है? तो किससे हमें पता चलता है कि सातवाहन जो है वो मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किए थे? तो देखिए ये हमें साक्ष्य मिलता है उनके तांबे के सिक्के से। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। उनके तांबे के सिक्के से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो सातवाहन नरेश थे उन्होंने जो है तांबे का सिक्का चलवाया था, जिससे हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में सातवाहन की शासन था, सातवाहनों का। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया था? मालवा क्षेत्र में। तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता क्या है, 1305 में, ध्यान रखिएगा 1305 में अलाउद्दीन खिलजी है उसने मालवा पर आक्रमण करने के लिए जो सुल्तान का सूबेदार था आइन उल मुल्क उसको भेजा और उसने विजय हासिल किया और यहीं से पहली बार मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन,
अंग्रेजों ने मराठों के साथ हुए युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया? तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तो अंग्रेज और मराठों के जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें सिंधिया हारे थे। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा, तीसरे युद्ध में। देखिए अंग्रेज और मराठों के बीच में जो 4 युद्ध हुए थे, पहले में तो उन्होंने पेशवा को हराया था, दूसरे में उन्होंने होलकर को हराया था, तीसरे में उन्होंने जो है वो सिंधिया को हराया था और चौथे में जो है उन्होंने भोसले को हराया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन भाग करके आगरा में जा करके अंग्रेजों की सहायता लिया था, अंग्रेजों के पास शरण लिया था? तो वो लिया था सिंधिया ने। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। सिंधिया जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है आगरा में जा करके छिपा था अंग्रेजों के शरण में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है, चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म या किसके आदेश पर किया गया था? ये जो चरण पादुका नरसंहार है, ये नरसंहार किसके आदेश पे हुआ था? तो ये नरसंहार जो हुआ था ये हुआ था फिशर के आदेश पे। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, फिशर के आदेश पे हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1931, ये मकर संक्रांति का समय था। उस दिन जो है चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों की सभा हो रही थी, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे और फिशर के आदेश पे वहाँ पे गोलियां चला दी गई थी, गोली से उनको भून दिया गया था, जिसको चरण पादुका नरसंहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने दूसरे किस नाम से जो है क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी? तो उन्होंने चलाया था जो है पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से। तो सही जवाब जो है इसका ए हो जाएगा, वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से जो है अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन और ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में था। तो जो ग्वालियर का किला ये तोमरों के अधिकार में कब था? तो देखिए जो ग्वालियर का किला है ये तोमर के अधिकार में था 1398 से लेकर 1518 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1398 से लेकर 1518 तक ये तोमर वंश के अधिकार में था। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।